This is a mock interview conducted by ForumIAS Academy at New Delhi. The interview panel includes eminent professors, retired bureaucrats, and other luminaries. The objective of the program is to acquaint the candidate with the format and expectations of the personality test conducted by UPSC. आइए भारती। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भारती, आइए बैठिए, बैठिए प्लीज। थैंक यू। सो भारती, आपका 31st को है इंटरव्यू? यस मैम। आप बिल्कुल सेट हैं, फीलिंग कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड? यस मैम। वेरी गुड। 31st तक इकोनॉमी के फ्रंट पे क्या क्या हो गया होगा इंडिया में? इकोनॉमी के फ्रंट पे 31st तक क्या हो गया होगा? मैम 1 फरवरी को बजट आने वाला होगा। और 31st को? मैम उसके पहले जो पूरे साल का रिव्यू है, इकोनॉमिक रिव्यू, इकोनॉमिक सर्वे। यस मैम। आपका विमेन्स हेल्थ एंड हाइजीन है, तो मुझे की इश्यूज विमेन के 3 की इश्यूज फिजिकल हेल्थ और 3 की इश्यूज मेंटल हेल्थ के बताइए। मैम अगर फिजिकल हेल्थ पे बात करते हैं तो सबसे बड़ा माल न्यूट्रिशन है, और मैम उसके बाद हम देखते हैं कि जो मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वुमेन में, एंड्रोमेट्रियोसिस। क्या होती है मैम? मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जो वुमेन क्या प्रॉब्लम होती है? मैम एक एंड्रोमेट्रियोसिस होता है। क्या होता है? एंड्रोमेट्रियोसिस होता है, जिसमें मैम वो जो पीरियड्स होते हैं वो टाइम पर नहीं आते या फिर मेजर, सबसे मेजर प्रॉब्लम है। अच्छा, और मैम उसके बाद हम देखते हैं कि वुमेन में एक सर्वाइकल कैंसर की प्रॉब्लम भी होती है। इसके बारे में कुछ हाल में कुछ इनिशिएटिव हुआ है? यस मैम, जो HPV वैक्सीन है उसको जो हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें शामिल करने की बात चल रही है। उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वैक्सीन में? सॉरी मैम, उसका आइडिया नहीं है मुझे। ओके ओके। अच्छा, मेंटल हेल्थ? मैम अगर मेंटल हेल्थ पे हम देखते हैं तो डिप्रेशंस, जो महिलाओं को जो घर में घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है तो उसके कारण घर का जो काम का प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, स्ट्रेस की प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। एक बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, आपने सुना है उसके बारे में? बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, आपने सुना है? यस मैम। वहाँ पे फीमेल सुसाइड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। यस मैम। पता है? मैम वो अभी तो कुएं में कूद के मर रही हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? कुछ आइडिया है? मैम उसका तो आइडिया नहीं है, पर मैम इसका एक रीज़न हम ये भी देख सकते हैं कि जो फिजिकल और मेंटली प्रेशर लड़कियों पर आता है उसके कारण शायद ऐसा हो सकता है। बड़ा जनरल सा पॉइंट किया आपने। और क्या तीसरा कारण क्या हो सकता है? प्रेशर ही होगा और क्या होगा? मैम उनका पर्सनल रीज़न भी हो सकता है। क्या पर्सनल रीज़न? मैम कुछ जैसे एग्जाम में फेलियर हुआ या फिर कुछ ऐसे रीजंस तो होते हैं। ऑन मैस सब लेडीज सुसाइड कमेटी करेंगी। अच्छा, ये विमेन्स रिजर्वेशन बिल पास हुआ है। यस। क्या पर्याप्त है ये? यदि पर्याप्त है तो बोलिए क्यों? 3 कारण। यदि नहीं पर्याप्त है तो और क्या किया जा सकता है इसी क्षेत्र में? मैम अगर पर्याप्तता के बेस पे देखते हैं तो अगर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलता है तो मैम जो पॉलिसी मेकिंग में कहीं ना कहीं उनका एक अहम रोल होगा। मैम कहीं ना कहीं क्यों रोल होगा? यस मैम, रोल होगा। हाँ, और क्या? मैम राजनीतिक सशक्तिकरण एक उनका हो जाएगा नेशनल लेवल पे, जैसे हमने पंचायतों में देखा था। तो मैम जो ग्रास रूट लेवल पे कहीं ना कहीं पंचायत में तो पंचायत पति घूम रहे हैं सब जगह, तो यहाँ पे विधायक पति घूमेंगे, सब सांसद पति घूमेंगे नहीं? मैम अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं तो जो पंचायत पति होते हैं मैम वो ज़्यादा रिवील नहीं हो पाते, लेकिन अगर हम नेशनल लेवल पे ऐसा देखेंगे तो कुछ हद तक तो वो ऐसा देखने को मिलेगा, पर मैम वो रिवील आसानी से हो सकता है। तो मैम उसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल करेंगे? मैम महिलाओं को ज़्यादा सशक्त करके उनके अवेयर कैसे, किस तरीके से? सशक्तिकरण तो रिजर्वेशन से हुआ ही है कि वो सांसद बन के आएगी, विधायक बन के आएगी, और क्या कर सकते हैं? मैम उनको राजनीतिक प्रशिक्षण ठीक से प्रोवाइड करवा सकते हैं हम। क्या राजनीतिक प्रशिक्षण? मैम जैसे कि महिलाओं को खुद आगे आके अपने डिसीजन लेने और लोकसभा और विधानसभाओं में खुद जाके अपना पॉइंट रखने के लिए। अच्छा, और अगर हम कहें पर्याप्त नहीं है तो आप क्या कहेंगे और होना चाहिए इसी क्षेत्र में? मैम सबसे पहले तो अवेयरनेस और
हम कह सकते हैं कि जो हर क्षेत्र की, हर वर्ग की महिलाएं हैं उनको भी शामिल करना होगा किसी एक किसने क्षेत्र रोका का। है? ये तो नहीं लिखा है किसी एक वर्ग की महिलाएं हो। और क्या हो सकता है, कुछ है वहाँ? ठीक है सब, चलिए अगले में चलिए। ये आप फिजिसिस्ट हैं, हैं? तो ये 3 जो मिशन, स्पेस मिशन हुए हैं, एज अ फिजिसिस्ट आपको कौन सा मिशन सबसे मीनिंगफुल लगता है? 3 आपको पता है ना, 3 स्पेस मिशन जो हुए, मालूम है? यस मैम। कौन कौन से? मैम चंद्रयान 3, मैम अभी जो गगनयान है, और कौन सा दूसरा कौन सा? गगनयान मिशन होगा या हो चुका? मैम 2024 में। जो हो चुके वो मैं पूछती हूँ, 3 हुए हैं। आदित्य L1 मिशन। यस मैम। और तीसरा? मैम तीसरा अभी मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी मैम। तो इन 2 में आप कौन सा सबसे महत्वपूर्ण समझती है एज ए फिजिसिस्ट? और बताइए उसमें आपको क्या रुचि, किस चीज़ का रुचिकर लगता है, इम्पोर्टेंट? मैम चंद्रयान 3 को मैं मानती हूँ, जिसमें मैम जो अभी तक जो साउथ पोल पे कोई भी कंट्री लैंडिंग नहीं कर पा रहा था सक्सेसफुली। ये तो एज एन इंडियन आई नो, बट एज ए फिजिसिस्ट बताइए क्या सिग्निफिकेंस है उसकी? मैम जो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है, वहाँ पे जो दुर्लभ धातु है, यहाँ वहाँ का एटमॉस्फेयर समझने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। पानी की प्रोबेबिलिटी। यस मैम। और आदित्य में क्या सिग्निफिकेंस है? मैम हम जो सन है उसकी स्टडी ठीक से कर पाएंगे। ये लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है? मैम एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ पर दो जो बॉडीज होती है उनका ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस हो जाता है। जैसे क्या सिग्निफिकेंस क्या है इस मिशन में? मैम लैग्रेंज पॉइंट पे हमने इसलिए रखा है ताकि एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी उसका बैलेंस हो जाए, और दूसरा सूर्य के निकट होगा तो उसका अध्ययन ठीक से कर पाएगा वो। अच्छा, व्हाट इज डेट ट्रैप डिप्लोमेसी? सॉरी मैम, पर डेट ट्रैप डिप्लोमेसी नहीं। अच्छा, थैंक यू। यू आर फ्रॉम भोपाल? यस मैम। भोपाल में स्टेशन को प्राइवेटाइज कर दिया गया है, कंसल्स के पास है। क्या एक्सपीरियंस है आपका स्टेशन के निजीकृत होने के बाद? सर इंफ्रा अच्छा डेवलप हुआ है जब से उसको प्राइवेटाइज किया है सर। क्वालिटी में इसकी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो सर इसमें हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट प्राइवेटाइज करने से। तो फिर इसको फॉलो करते हुए हम पूरे रेलवे को प्राइवेटाइज कर सकते हैं कि टाटाज, बिरलाज, रेलवेज आना शुरू हो जाए इस तरह से? आपने का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है तो उसको और बढ़ाया जाए। सर पूरी तरीके से प्राइवेटाइज नहीं कर सकते, क्योंकि सर आम लोगों की सर्विसेज को भी, आम लोगों की जो आवश्यकता है उनको भी ध्यान में रखना होगा। क्योंकि इधर प्राइवेटाइज किया है तो कहीं ना कहीं अगर हमको स्टेशन के अंदर एंट्री भी लेनी होती है तो उसमें भी चार्ज लगता है, तो सर सभी लोग उस चार्ज को वहन नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि प्राइवेटाइजेशन कुछ ही क्षेत्रों में ठीक रहता है, बाकी पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन जनता के हक में भी नहीं होगा। आपने सुना एक शब्द सेंसेक्स? कौन सा अखबार पढ़ते हैं आप भोपाल में? सर दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर में काफ़ी खबरें आती हैं, उसमें सेंसेक्स के बारे में काफ़ी आता है। यस सर। इस सेंसेक्स आजकल नीचे क्यों जा रहा है? सर जो सॉरी सर अभी याद नहीं कर पा रही। कोई दिक्कत नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का महंगाई नीति पर कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है? महंगाई वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्या वजह आपको दिखाई देती है? सर अगर हम इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं तो अभी जो ग्लोबल लेवल पे जो चल रहा है, जैसे मिडिल ईस्ट में इजराइल हमास हो या फिर रशिया यूक्रेन हो, उसके कारण हमारी, और रेड सी में जो चल रहा है उसके कारण हमारी आपूर्ति श्रृंखला कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। तो इस कारण से सर इफेक्ट देख रहा है। और इंटरनल लेवल पे भी हम देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन, मौसम परिवर्तन के कारण जो एग्रीकल्चर कॉमोडिटी हैं उसमें भी ठीक से प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। तो सर उस कारण से नहीं हो पा रहा है। हेलो भारती। हेलो सर। अच्छा, आप मुझे बता सकती हैं आपकी क्या समझ है जब हम बात करते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन से? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, आप क्या समझते हैं उस चीज़ से?
सर इसमें सबसे पहले तो जो वित्त पोषण होना चाहिए वो राज्य द्वारा वित्त पोषित हो, साथ में ही सर वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और इसके साथ ही जो मतदाताओं को लुभाने के लिए जो जो जितनी भी फ्री व्हिप्स वगैरह चलाई जाती है सर उसका भी औचित्यकरण होना चाहिए। अच्छा, आपने क्योंकि फ्रीबीज की बात करी, तो आपको लगता है कि फ्रीबीज से इलेक्शन के जो चुनाव का जो आउटकम है उस पर प्रभाव पड़ता है? सर एक स्तर पे हम देख सकते हैं कि फ्री व्हिप्स का प्रभाव देखा जा सकता है, जैसे हमने अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में लाडली बहना योजना के लिए काफ़ी देखा गया था। अच्छा, तो फ्रीबी और वेलफेयर में क्या फ़र्क है फिर? लाडली बहना योजना में क्या महिलाओं के लिए ही था वो? Yes, क्या sir. क्या स्कीम थी उसमें, क्या दे रहे थे महिलाओं को? सर उसमें मंथली प्रोवाइड किए जाते हैं 1250 रुपये महिलाओं। सभी महिलाओं को या कोई कंडीशन थी उसमें? नो सर, विवाहित महिलाओं को प्रोवाइड किए जाते हैं ये। तो आपको लगता है ये फ्रीबी था? इसका कोई महिलाओं के लिए उनके हो सकता है कि वो अपने पोषण के लिए यूज़ कर लें या किसी और अच्छे काम के लिए यूज़ कर लें, तो आपको फ्रीबी लगता है? फ्रीबी और वेलफेयर में क्या फ़र्क होता है? सर जो फ्रीबीज रहता है वो किसी टारगेटेड ग्रुप को नहीं देखता है। यहाँ पे भी महिलाओं के लिए टारगेटेड है वो? यस सर, इसको फ्रीबीज में नहीं शामिल किया जा सकता। पर अभी आप कह रही थी ये फ्रीबी है और इसका चुनाव पर प्रभाव पड़ा है। अच्छा, चलिए दूसरी बात कर लेते हैं। चुनाव आयोग का क्या रोल रहता है फ्री इलेक्शन इंश्योर करने में? सर सबसे पहले तो जो आचार संहिता है उसका अनुपालन ठीक से कराया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा, और जितने भी राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर चुनाव के लिए जो गाइडलाइंस है वो जारी करते हैं, और जो बूथ कैप्चरिंग वगैरह की घटनाएं होती है उनको रोकने में हेल्प करते हैं। ओके, ईवीएम्स पर बहुत सवाल उठ रहे हैं, आपका क्या विचार है? ईवीएम्स क्या सच में मैनिपुलेट की जा सकती हैं, बदला जा सकता है उनको? सर उसको बदला तो नहीं जा सकता। ईवीएम कहीं ना कहीं वोटिंग में इम्प्रूवमेंट करने के लिए काफ़ी अच्छी मशीन्स है। तो फिर इतने सवाल क्यों उठते हैं ईवीएम पर? हर चुनाव के बाद जब भी नतीजे आते हैं कोई ना कोई वो बोलता है कि ईवीएम खराब थी या ईवीएम की वजह से हार गए। सर ट्रांसपेरेंसी को लेके कहीं ना कहीं एक इशू उठता है, तो अगर ट्रांसपेरेंसी उसकी ठीक से हैंडल कर ली जाती है पर तो। चुनाव कमीशन तो कहता है कि हम पूरा इंश्योर करते हैं, सब पार्टीज़ को सब पता रहता है, चुनाव के बाद भी जहां जाती हैं पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं वहां पर उनके सामने ही काउंटिंग भी होती है। यस सर कुछ स्थलों पर जैसे बूथ कैप्चरिंग वगैरह की घटनाएं होती तो उसके कारण ईवीएम को लेकर सवाल अभी तो उठाए बूथ जाते कैप्चरिंग हैं। के वो तो पहले हुआ करते थे, अब तो काफ़ी कंट्रोल में है, अब तो बूथ कैप्चरिंग नहीं सुना है। अच्छा, चलिए ये बताइए, अभी एक एक्ट पास हुआ था इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट को लेके, तो उस पे बारे में क्या विचार है? उसका कुछ है क्रिटिक, उसका क्या क्रिटिसिज्म हो रहा है? सर उसमें ये क्रिटिसिज्म हो रहा है कि इसमें राजनीतिक तौर पर एक देखा जाएगा कि राजनीतिक कहीं ना कहीं हस्तक्षेप देखने को मिलेगा। पर सर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जब एक प्रधानमंत्री को इसके अध्यक्ष के तौर पर, लोकसभा विपक्ष के नेता के तौर पर एक सदस्य और जो सुप्रीम कोर्ट के एक जज है उनको भी शामिल किया है, तो मुझे ये लगता है कि सर ये कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी की ओर जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज तो नहीं है अभी, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं अभी जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी होगी। सर अभी इसको चेंज करने की बात चल रही है। नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था ना, उसके बाद अभी जो सरकार ने कानून लाया है उसमें जुडिशरी से है कोई? नहीं सर, उसमें कैबिनेट मंत्री से कोई होंगे। तो उससे फर्क पड़ सकता है कि सरकार अपने जो उनके लगे कि उनको ठीक है, अपोजिशन वाले भी तो हैं ना, तो फिर इशू क्या है? सर अगर जुडिशरी को भी शामिल करते हैं इसमें तो और तरीके से ट्रांसपेरेंसी इसमें देखी जा सकती है। जुडिशरी के आने से क्या हो जाता? सीबीआई में भी तो होते हैं ना, कहा जा रहा है कि सीबीआई में भी तो जुडिशरी वाले अपॉइंट करते हैं। सीबीआई को लगता है आपको कि बिल्कुल निष्पक्ष एजेंसी है? यस सर, कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस बनाने के लिए इसको कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू भारती, मेरी तरफ से इतना ही था। भारती, यस सर। आपका वैकल्पिक विषय है हिंदी साहित्य। यस सर। ओके, मुझे ये बताइए कि हिंदी साहित्य में रीति काल होता है और भक्ति काल होता है। यस। दोनों में क्या अंतर है? सर भक्ति काल में जो है वो किसी
अपने भक्त के आराध्य के रूप में किसी देवताओं को समर्पित कविताएं लिखी जाती है। और रीतिकाल में सर जो एक श्रृंगार प्रधान कविताएं थीं। एग्जाम्पल? सर जैसे कि बिहारी जी द्वारा रचित थी कविताएं। और सर भक्ति काल में हम देख सकते हैं कि तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस हुआ, या कबीरदास द्वारा मीराबाई द्वारा रचित लेकिन भक्ति काल में तो निर्गुण और सगुण दोनों की बात की गई है। आपने तो बोला कि किसी आराध्य के अराउंड, तो निर्गुण भक्ति को फिर कैसे इसमें परिभाषित करेंगे आप? निर्गुण संत भी तो थे, कबीर निर्गुण संत थे। यस सर, निर्गुण में ये मतलब होता है कि उसमें किसी आराध्य का रूप या रंग आकार भौतिक रूप में उसको नहीं देखा जाता, लेकिन एक मन के रूप में उनको माना जाता है। और सगुण रूप में सर किसी एक प्रतिमा के प्रति या फिर उसके भौतिक रूप रंग के प्रति एक अपनी आध्यात्मिकता प्रकट की जाती है। अच्छा, आज का जो साहित्य है उसमें क्या क्या समस्याएं आपको दिखाई पड़ती हैं? सर आज के साहित्य में आज की जो भौतिकवादी उपभोक्तावादी जीवन शैली है उसको शामिल किया जा रहा है, जिसमें सर कामुकता के विषय काफ़ी अधिक देखने को मिलते हैं। और जो हमारे समाज में अश्लीलता है उसको शामिल कर लिया जाता है, तो साहित्य का जो रूप रंग है वो बदल जाता है। और भाषाई दृष्टि से क्या आपको उसमें गिरावट दिखाई पड़ती है? यस सर, हिंदी इंग्लिश की जो एक प्रवृत्ति चली है वो कहीं ना कहीं इसमें शामिल हो जाती है, तो एक व्याकरण के स्तर पर उसमें प्रॉब्लम आती है। अच्छा, आज के साहित्य में एक चीज़ और है कि जैसे पुराने कई सारे साहित्यकार थे जिन्होंने राजनीति के परिष्करण में अपना काफ़ी योगदान दिया था। कुछ उदाहरण बता सकती है ऐसे साहित्यकारों का जिन्होंने राजनीति को परिष्कृत करने में अपनी भूमिका अदा की? यस सर, एक महिला आंचल देख सकते हैं फणीश्वरत्व रेणु जी का, जिसमें उन्होंने राजनीति के पर्सपेक्टिव में काफ़ी अच्छा साहित्य लिखा हुआ था, उपन्यास अपना। और रामधारी सिंह दिनकर? सर अभी सॉरी उनकी रचना याद नहीं आ रही है मुझे। ओके, तो आजकल के साहित्य में इस तरीके की जो है रचनाएं क्यों नहीं शामिल की जाती? मतलब क्या रीज़न है कि पहले के टाइम में जैसे राजनीति को जो है शुद्ध करने या उसको परिष्कृत करने जैसी रचनाएं अक्सर जो है कवि और जो साहित्यकार थे वो लिखा करते थे, लेकिन आजकल इस तरफ जो टेंडेंसी है वो थोड़ी सी डाउन हो गई है, ऐसा क्यों? सर उस समय राजनीतिक पहलू काफ़ी ज़्यादा उभरा हुआ था। तो आज भी राजनीतिक पहलू उभरा हुआ है? सर उस समय राजनीति इस समय भी राजनीतिक समस्याएं हैं? सर आज समाज के नए नए विभिन्न आयाम आ गए और युवा वर्ग लेखक हैं जो कि अपने इस जीवन शैली पे, आज की जीवन शैली पे, उपभोक्तावादी जीवन शैली पे ज़्यादा फोकस करते हैं। मतलब कमाना एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है आजकल के टाइम में। यस सर। ओके, ईशा क्रिया मेडिटेशन आपकी हॉबी है, क्या होता है ये मेडिटेशन? सर ये सदगुरु जी के निर्देशन में किया जाता है, जिसमें प्राणायाम और ध्यान की विधि। सर ईशा क्रिया फाउंडेशन के मेन फाउंडर। ओके, बताइए। तो सर इसमें प्राणायाम और ध्यान दोनों विधियां शामिल होती हैं। सर 10 से 18 मिनट की एक प्रोसेस होती है, जिसमें एक 7 मिनट तक मैं शरीर नहीं हूँ और मैं आत्मा नहीं हूँ का उच्चारण किया जाता है। ओके, एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम विपस्सना मेडिटेशन? विपस्सना मेडिटेशन क्या होता है? सर वो ध्यान की एक ऐसी विधि है जो भी किसी मंत्र उच्चारण या फिर धर्म से रिलेटेड नहीं है, उसको हम किसी भी समय में किसी भी प्रोसेस में कर सकते हैं। और सर इस जो ईशा क्रिया मेडिटेशन होता है उसमें सदगुरु जी के निर्देशन में किया जाता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है मेरा। आपने एक्सीलेंस अवार्ड इन भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा ये अर्जित किया है इसमें, है ना? यस। तो मुझे एक चीज़ ये बताइए कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा भारतीय संस्कृति से संबद्ध कुछ जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके नाम बता दीजिए। सर एक देखो अपना देश पर्यटन के लिए, और सर एक भारत श्रेष्ठ भारत, और सॉरी सर नहीं याद आ रही है।